नमस्कार भाई सभी को। और सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इतिहास में हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत के जो राजवंश थे जिनका उदय हुआ था मगध के अंदर। तो मगध में जो सबसे पहला वंश था हर्यक वंश, वहां से हम शुरुआत करेंगे। शुरू करते हैं हर्यक वंश से। और हर्यक वंश हम सभी जानते हैं 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक का इसका समय काल था। और हर्यक वंश की स्थापना वो बिंबिसार के द्वारा की गई थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई और बिंबिसार 544 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार जो है वो गद्दी पे बैठा। और बिंबिसार जो है इसकी पत्नी का नाम था कौशल देवी। बिंबिसार की पत्नी कौशल देवी। और ये जो कौशल देवी थी ये कौशल के नरेश यानी कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन थी। कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन थी। और प्रसन्नजीत के द्वारा बिंबिसार को दहेज में काशी क्षेत्र दिया गया था। काशी जो वाराणसी का क्षेत्र है वो बिंबिसार को दिया गया था प्रसन्नजीत के द्वारा दहेज में। और एक बात और हम इसकी याद रखेंगे, बिंबिसार के द्वारा अंग पर आक्रमण किया गया था। बिंबिसार के द्वारा अंग पर आक्रमण किया गया। अंग हम सभी जानते हैं जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपद थे उनमें से एक अंग भी था। इस पर आक्रमण करके बिंबिसार के द्वारा इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो बिंबिसार जो थे उनके दरबार में एक राजवेद रहते थे जिनका नाम था राज्यवेद, जिनका नाम था जीवक। जीवक का नाम हम सभी ने सुना है, बहुत ही प्रसिद्ध राजवेद थे। इसके बाद बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, तो अजातशत्रु के द्वारा अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या की गई थी। और हत्या करने के बाद में अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठा। कुल मिलाकर बिंबिसार जो है उसने 544 से लेकर और 492 ईसा पूर्व तक का शासन किया मगध पर। ठीक है भाई, बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के वंश की। और पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई। 544 ईस्वी में बिंबिसार गद्दी पे बैठा। 492 तक का उसने शासन किया। 492 में उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा उसकी हत्या की गई। और 492 ईस्वी में अजातशत्रु फिर गद्दी पर बैठा। ठीक है भाई। तो 492 अजातशत्रु, 492 ईसा पूर्व से लेकर और 460 ईसा पूर्व तक का इसने मगध पर शासन किया। ठीक है भाई। इसके बारे में जो हमें महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, अजातशत्रु का अर्थ होता है जिसका जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजातशत्रु। इसके बारे में हमें याद रखना है कि इसके द्वारा वज्जी क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। इसके द्वारा वज्जी क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। इसके पिता के द्वारा अंग पर आक्रमण किया गया था। इसके द्वारा वज्जी पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है भाई। दूसरी बात इसकी याद रखनी है कि इसके द्वारा युद्ध में दो नए हथियारों की शुरुआत की गई थी। पहला था रथमूसल, रथमूसल, और दूसरा था अमरकंटक।
रथ मूसल और अमरकंटक, दो नए हथियारों की शुरुआत की गई थी अजातशत्रु के द्वारा। इसके बाद अजातशत्रु का जो पुत्र था जिसका नाम था उदाइन, अजातशत्रु का जो पुत्र था जिसका नाम था उदाइन, इसके द्वारा अपने पिता की हत्या की गई 460 ईसा पूर्व में। और 460 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करने के बाद फिर उदाइन मगध का एक अगला शासक बना। तो उदाइन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात हर्यक वंश की जो हमें याद रखनी है। हर्यक वंश की जो सबसे पहली राजधानी थी, हर्यक वंश की पहली राजधानी, वो याद रखनी है भाई, राजगृह। हर्यक वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह। और राजगृह राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी? जाहिर सी बात है जिसके द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी, बिंबिसार के द्वारा। तो बिंबिसार के द्वारा सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई गई थी राजगृह। उसके बाद में अजातशत्रु के समय काल में भी हर्यक वंश की राजधानी राजगृह ही थी। लेकिन अजातशत्रु का जो पुत्र था उदाइन, जब उदाइन के द्वारा अजातशत्रु की हत्या की गई तो इसके द्वारा एक नया शहर बसाया गया पाटलिपुत्र के नाम से। और हम सभी जानते हैं कि पाटलिपुत्र ही वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। तो उदाइन के द्वारा, उदाइन का जो शासनकाल था वो 460 ईसा पूर्व से लेकर और 440 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है। तो उदाइन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई, पाटलिपुत्र की स्थापना की गई और पाटलिपुत्र को ही अपनी नई राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र को ही अपनी नई राजधानी बनाया गया। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? उदाइन के द्वारा। और पाटलिपुत्र को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? उदाइन के द्वारा। उदाइन से पहले हर्यक वंश की राजधानी क्या थी भाई? राजगृह। ठीक है। तो उदाइन के बारे में केवल हमें इतना ही याद रखना है कि इसके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी और उसे अपनी राजधानी बनाया गया था। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है भाई? पटना। और पाटलिपुत्र को पटना नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो यहां लिख भी सकते हैं शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के द्वारा पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया गया था। ठीक है। उदाइन के बाद में फिर इससे अगला जो शासक आता है वो आता है अनिरुद्ध। उदाइन के बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मुंडक, और सबसे अंतिम जो शासक था इस वंश का, उसका नाम था नागदशक। क्या नाम था भाई? नागदशक। और नागदशक की हत्या उसके मंत्री शिशुनाग के द्वारा की गई थी। और शिशुनाग के द्वारा नागदशक की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की गई थी जिसका नाम है शिशुनाग वंश। यानी हर्यक वंश यहाँ पे खत्म होता है। शुरुआत की गई थी बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना हुई, अपनी राजधानी बनाई गई राजगृह। ठीक है। और अंग पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिलाया, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था। बिंबिसार की पत्नी कौशल देवी जो प्रसन्नजीत की बहन थी, प्रसन्नजीत के द्वारा दहेज में बिंबिसार को काशी क्षेत्र दिया गया था। उसके बाद में बिंबिसार की हत्या की गई अजातशत्रु के द्वारा और अजातशत्रु की हत्या की गई उदाइन के द्वारा। अजातशत्रु के द्वारा वज्जी पर आक्रमण किया गया, 2 नए हथियारों का उपयोग किया युद्ध में। मैंने आपको बताया एक रथमूसल और एक अमरकंटक। उदाइन अजातशत्रु का पुत्र था, उसकी हत्या करके गद्दी पे बैठा और पाटलिपुत्र की स्थापना की जिसका वर्तमान नाम पटना है। उसको अपनी नई राजधानी बनाया और उदाइन से आगे फिर अनिरुद्ध हुआ, फिर मुंडक हुआ और अंतिम शासक नागदशक हुआ। नागदशक की हत्या इसके मंत्री शिशुनाग के द्वारा की गई और एक नए वंश की यानी हर्यक वंश की यहाँ पे समाप्ति हुई और एक नए वंश का उदय हुआ जिसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है भाई। तो उम्मीद है आप एक एक बात अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें एक चीज आप और ऐड कर लेना
कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने की, फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने की। तो इस तरीके से पिता की हत्या वाला वंश बोला जाता है, पितृहंता वंश बोला जाता है हर्यक वंश को। ठीक है, हर्यक वंश से अगला वंश जो आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जिसका समय काल था भाई 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक का। और शिशुनाग वंश का संस्थापक यही था। शिशुनाग मैंने आपको बताया कि नागदशक की हत्या करके इसने एक नए वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की। ठीक, तो शिशुनाग के द्वारा अवंती पर आक्रमण किया गया था, याद रखनी है। शिशुनाग के द्वारा अवंती पर आक्रमण किया गया था। किस पर आक्रमण किया गया था भाई? अवंती पर। और अवंती में उस समय वंश चल रहा था प्रद्योत वंश। प्रद्योत वंश, प्रद्योत वंश। इस वंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग के द्वारा अवंती पर आक्रमण करके प्रद्योत वंश का अंत किया गया था। ठीक है, दूसरी बात जो हमें याद रखनी है कि शिशुनाग का जो पुत्र था उसका नाम था कालाशोक। शिशुनाग के पुत्र का नाम कालाशोक। और हम सभी जानते हैं इसके समय काल में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई थी। हमें पता है कि बौद्ध धर्म की कुल मिलाकर 4 संगीतियां हुई, जिसके पहले अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी हुई कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी अशोक के और चौथी कनिष्क के। तो जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई। इसके बाद हमें याद रखना है इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक ये हुआ भाई नंदीवर्धन। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। जो अगली बात हमें याद रखनी है कि इस वंश की जो राजधानी थी वो थी वैशाली, और वैशाली पड़ता है बिहार। ठीक है, हर्यक वंश की राजधानी सबसे पहले क्या थी? राजगृह। उसके बाद में बदलकर क्या हुई? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र से बदलकर शिशुनाग वंश में क्या हुई? वैशाली बिहार। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन की हत्या की गई थी। नंदीवर्धन की हत्या की गई थी, इसका सचिव था जिसका नाम था महापदम नंद। महापदम नंद। महापदम नंद के द्वारा नंदीवर्धन की हत्या की गई और एक नए वंश की शुरुआत की गई जिसे जानते हैं हम नंद वंश के नाम से। ठीक है भाई, नंदीवर्धन की हत्या महापदम नंद के द्वारा की गई और एक नए वंश की शुरुआत की गई जिसका नाम था नंद वंश। नंद वंश। संस्थापक महापदम नंद। ठीक है, तो महापदम नंद के द्वारा अपनी जो राजधानी थी वो बनाई गई थी फिर से पाटलिपुत्र। महापदम नंद के द्वारा जो अपनी राजधानी थी वो बनाई गई थी पाटलिपुत्र। ठीक है भाई, और महापदम नंद के कुल मिलाकर 8 पुत्र थे। कितने थे? 8 पुत्र। तो 8 के 8 के द्वारा बारी बारी से शासन किया गया, और महापदम नंद का 8 पुत्रों में जो सबसे छोटा पुत्र था वो इस वंश का सबसे महान या सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिसका नाम था 8वां पुत्र जिसका नाम था घनानंद। ठीक है भाई, घनानंद। तो नंद वंश का 8वां शासक घनानंद, और घनानंद की हत्या की गई किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा।
हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया था और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद में शिशुनाग वंश, उसके बाद में नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई। लेकिन मौर्य की वंश की स्थापना से पहले भारत पर 2 विदेशी आक्रमण हुए भाई। मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत पर 2 विदेशी आक्रमण हुए। एक किया गया था ईरानियों के द्वारा और एक किया गया था यूनानियों के द्वारा। एक किया गया था ईरानियों के द्वारा, एक किया गया था यूनानियों के द्वारा। ठीक है, तो मौर्य वंश से पहले मैंने आपको बताया कि हमें 2 जो विदेशी आक्रमण हुए थे भारत में, पहले उनको पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ईरानी, या जिसको हम बोलते हैं फारसी आक्रमण, ईरानी या फारसी आक्रमण। ठीक है भाई, फारस के अंदर या ईरान के अंदर एक वंश था जिसका नाम था हक्कामनी वंश। ईरान के अंदर या फारस के अंदर एक वंश था जिसका नाम था हक्कामनी वंश, और हक्कामनी वंश का जो शासक था जिसको हम जानते हैं साइरस के नाम से, साइरस। ये जो साइरस था ये भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। मैंने बोला है भारतीय उपमहाद्वीप, यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारत के आसपास का क्षेत्र पूरा का पूरा मिलाकर कहलाता है भारतीय उपमहाद्वीप। जब भूगोल पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि उपमहाद्वीप मतलब भारत के आसपास का क्षेत्र जिस पर पहला विदेशी आक्रमण किया गया था साइरस के द्वारा। लेकिन भारत पर पहला आक्रमण किया गया था साइरस के पुत्र के द्वारा जिसका नाम था डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम। साइरस का पुत्र कौन हुआ भाई? डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम। ठीक है, इसके द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया। और एक अभिलेख मिलता है बेहिस्तून अभिलेख, नाम याद रखना है बेहिस्तून अभिलेख। तो बेहिस्तून अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट के द्वारा 518 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया गया था। कहां से मिलती है इसकी जानकारी? बेहिस्तून अभिलेख से। 518 बीसी में दारा प्रथम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। ठीक है भाई, और एक चीज और हमें याद रखनी है इसकी, एक अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख, इसको भी आपको याद रख लेना है। बोगज कोई, जो बोगज कोई अभिलेख है यह विश्व का सबसे पुराना अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख विश्व का सबसे पुराना अभिलेख है जो मिला है ईरान से। कहां से मिला है भाई? ईरान से। ठीक है, तो आक्रमण के बाद में कुछ फायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए। अगर मैं लाभ की बात करूं तो भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू हुआ और भारत में खरोष्टी लिपि की शुरुआत हुई। किसकी लिपि की शुरुआत हुई भाई? खरोष्टी लिपि की शुरुआत। और खरोष्टी लिपि हम सभी जानते हैं राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, दाएं से बाएं। ठीक है भाई, तो खरोष्टी लिपि की शुरुआत हुई, भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इस आक्रमण से हमें यह हुआ कि इसके बाद जो यूनान था उसको हमारे देश का पता चला और हमारे देश पर जो दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ वो यूनानियों के द्वारा किया गया, जिसको हम बोलते हैं सिकंदर के द्वारा दूसरा विदेशी आक्रमण किया गया था भारत पर। तो यहां समाप्त होता है ये ईरानी आक्रमण। इसमें एक चीज और हमें याद रखनी है कि ईरानियों के द्वारा ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ईरानियों के द्वारा ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा।
और वो पड़ा कैसे भाई? दरअसल भारत में एंट्री करने का जो एकमात्र रास्ता था वो सिंधु नदी के जरिए था। जो सप्त सिंधु जो सिंध पंजाब का जो क्षेत्र है, उस साइड से जो विदेशी आते थे केवल वही एक रास्ता था भारत में एंट्री करने का। तो जो सिंधु नदी थी उसको ईरानियों के द्वारा हिंदू बोला जाता था, हिंदू, सिंधु को हिंदू। कई देश कई लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें जो उनकी डिक्शनरी होती है उसमें वो सेम वॉइस नहीं निकलती जो हमारे देश में निकलती है। जैसे हम से, हमारी डिक्शनरी में से शब्द है से, लेकिन उनकी डिक्शनरी में से की जगह है। ठीक है, तो सिंधु को हिंदू बोला जाता था, इसलिए वहां से हमारे देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। सिंधु को हिंदू बोला जाता था ईरानियों के द्वारा और हिंदू से बना हिंदुस्तान। ठीक है भाई, ये चीज हमें याद रखनी है। तो इसके बाद दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ यूनानियों का। दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया। यूनानी या जिनको हम बोलते हैं ग्रीक, यूनानी या ग्रीक आक्रमण। ठीक है भाई, और यूनान के अंदर एक शहर पड़ता है मकदूनिया। यूनान में एक क्षेत्र पड़ता था मकदूनिया, मकदूनिया। यहां पर एक शासक था फिलिप, फिलिप, और फिलिप का पुत्र था सिकंदर। नाम आप सभी ने सुना होगा, फिलिप का पुत्र था सिकंदर। इस सिकंदर के द्वारा भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण किया गया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है भाई, तो सिकंदर के बारे में यदि मैं बात करूं तो मकदूनिया में इसका जन्म हुआ था और बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर इसका दूसरा नाम है, यानी अलेक्जेंडर भी बोला जाता है और सिकंदर भी बोला जाता है, और कहीं कहीं ज्वाइंट करके बोला जाता है अलेक्जेंडर सिकंदर। ठीक है भाई, तो याद हमें यह रखना है सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिकंदर जब भारत आया तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध था वो था राजा पोरस के साथ में। ये झेलम नदी पर और जगह पड़ती है सिंध पंजाब, सिंध पंजाब। ये वो क्षेत्र था जहां पर हिंदू शासक पोरस, इसका शासन हुआ करता था। सिंध पंजाब जो क्षेत्र था भारत का, वहां पर शासन हुआ करता था किसका? पोरस का। हिंदू शासक थे पोरस और बहुत महान शासक थे। ठीक है भाई, तो जब सिकंदर एंट्री करता है इधर तो पोरस के द्वारा सिकंदर के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया गया पोरस के द्वारा। उसके बाद पोरस और सिकंदर का युद्ध होता है और उस युद्ध को हम जानते हैं हाइडे स्पीज या वितस्ता के युद्ध के नाम से। हाइडे स्पीज या वितस्ता का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। किस किस के बीच में हुआ था भाई? ये हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के बीच। राजा पोरस और सिकंदर के बीच ये युद्ध लड़ा गया। दरअसल ये झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम है वितस्ता। ठीक है, और इसी झेलम नदी को यूनानियों के द्वारा बोला जाता था हाइडे स्पीज, यानी झेलम नदी को हाइडे स्पीज नाम दिया गया यूनानियों के द्वारा। और भारत में जो प्राचीन नाम है झेलम नदी का वो है वितस्ता। ठीक है भाई, तो ये दोनों के दोनों नाम झेलम नदी के ही है, इसलिए बोला जाता है हाइडे स्पीज या वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व पोरस और सिकंदर के बीच। ठीक है, उसके बाद सिकंदर जो है उसका सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। ठीक है,
और सिकंदर की जो मृत्यु होती है वो होती है 323 ईसा पूर्व में। मैंने बताया आपको जगह थी मकदूनिया जहाँ पे इसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु का कारण ये था कि ये बीमार हो गया था और इसको बीमारी थी पीलिया की, यानी पीलिया से ग्रस्त हो गया था, तो इसकी 323 में मृत्यु हो गई थी। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है कि सिकंदर के द्वारा भारत में 2 नगर बसाए गए थे। एक का नाम था विजयनगर और एक का नाम था बौकफेला, जिसे हम बोलते हैं बुकाफेला। और दरअसल ये जो बुकाफेला था ये सिकंदर के घोड़े का नाम था। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला। तो बुकाफेला के नाम पर ही झेलम नदी के तट पर सिकंदर के द्वारा एक नगर की स्थापना की गई थी। कुल मिलाकर 2 मैंने आपको विदेशी आक्रमण पढ़ाए। जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो 518 ईसा पूर्व में किया गया था दारा फर्स्ट या डेरियस फर्स्ट के द्वारा। दूसरा विदेशी आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया गया था सिकंदर के द्वारा। मैंने आपको बताया कि राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में, जिसे हाइडेस्पेजिया वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में मकदूनिया में हुई, और यूनानियों के द्वारा ही हम ये बोल सकते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। ईरानी जो थे वो सिंधु नदी को बोलते थे हिंदू, और वहां से हमारे देश का नाम निकला हिंदुस्तान। यूनानी जो थे वो सिंधु नदी को बोलते थे इंडस। क्या बोलते थे भाई? सिंधु नदी को आज भी बोला जाता है इंडस, इंडस। और इंडस से ही उत्पत्ति हुई इंडिया की। ठीक है, इंडिया इंडस से निकला हुआ है, हिंदुस्तान हिंदू से निकला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एक नाम है भारत, हमारे देश का नाम भारत। उसके पीछे की कुछ मान्यताएं अलग हैं। जैसे जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार जो महाभारत काल का राजा था दुष्यंत, और दुष्यंत की पत्नी थी शकुंतला, तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था भरत, जिसके नाम पर मान्यता ये है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरी मान्यता जैन धर्म के अनुसार मानी जाती है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे गोमतेश्वर, जिनको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, उससे छोटे पुत्र थे भरत। तो जैन मान्यताओं के अनुसार भारत का नाम भरत ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर पड़ा, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल के जो दुष्यंत और शकुंतला थे उनके पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भारत पड़ा। एक हमारे देश का नाम जो अशोक के अभिलेख हैं, जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अशोक के अभिलेखों में भी एक नाम हमारे देश का मिलता है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। ठीक है भाई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो चीनी जो होते हैं, जो चीन के नागरिक हैं, चीन के नागरिकों के द्वारा हमारे देश को बोला जाता है यिनतू, यिनतू, यिनतू। ठीक है भाई। मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में हमारे देश का नाम है ब्रह्मवर्त। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कुल मिलाकर हम हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, उसके बाद में नंद वंश, और फिर दोनों विदेशी आक्रमण आज हमने समाप्त किए हैं। कल मौर्य वंश की शुरुआत होगी और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आगे की वीडियो में इससे बात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।